हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखेंगे, मैथ स्टैंडर्ड के पेपर के। ओके, कुछ दिन से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ा काम के चलते, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। देखिए आपने कहाँ तक क्वेश्चन करे हैं, आपको कहाँ मार्क्स मिल सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिए। आपने कितने स्टेप किए हैं, कुछ अगर आपने लिखा है तो उसके मार्क्स बनेंगे या नहीं होंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, 21 सेक्शन बी का। इसमें लिखा है 4k इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 माइनस टू कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस टू टेन स्क्वायर 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये काफी इजी क्वेश्चन था अगर आपको इन सभी वैल्यूज का पता है कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितनी वैल्यू होती है एंगल्स की। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पर वैल्यूज रख देनी थी और सॉल्व करना था। तो 4k इक्वल टू, अब 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर था cosec 30, cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होता है। ओके, sin 30 1/2 होता है तो इसका रेसिप्रोकल 2/1। तो यहाँ 2/1 मतलब नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में tan 30 होता है 1/√3, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4k इक्वल टू रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो ये तो हट जाएगा और 3 आ जाएगा। यहाँ पे पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 की 2 से कराई 8, -2, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आपका जाएगा -5 और आगे आ जाएगा 2/3, बिकॉज 2 1 2। ओके, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 3 15, माइनस का -2/3, तो ये हो जाएगा आपका -15 और -2 होता है -17, और जो मल्टीप्लाई का 4 है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा -17/4 3 12। तो ये जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी लिखी है सही, बिल्कुल एग्जैक्टली, तब भी आपको कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, वैल्यूज रखने के, उसके बाद वैल्यूज को थोड़ा सही सॉल्व करने के आपके 1 मार्क्स आराम से बन जाएंगे अगर आपने वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी है। 22 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर आपका बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज x/12 एंड नॉट गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज 5/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे। ठीक है, कभी भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी का होना प्लस नहीं होना, नहीं होना मतलब पीई बार, सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये भी यस और नो के या करेक्ट या इनकरेक्ट के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन है, तो यस नो टाइप का ही है। ठीक है, आप जो आगे बच्चे पेपर देंगे 10th में आएंगे वो इस चीज को ध्यान रखें। ओके, तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी थी x/12, नॉट वाला ये वाला पार्ट है। ओके, तो ये है 5/6, इक्वल में 1 है। 5/6 को इधर लेके आएंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 1 6, 6 में से 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 1/6। डिवाइड का 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 12 1 12 हो जाएगा ना, अपॉन में 6 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी थी जो कि आ चुकी है 2। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये पार्ट लिखा है और वैल्यूज रखी है, आगे सॉल्व नहीं कर पाए, तो यहाँ भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या हाफ मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट में देखते हैं 23। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करेगा इन दोनों को। तो हमें पता है कि दोनों को डिवाइड करने की बात करी है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो 644 और 462 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से कट करेंगे, 2 3 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2 3 2 1, फिर 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1, यहाँ बचेगा 1, 2 6 और ये 2 1, ये तो नहीं कैंसिल होगा बिकॉज ऑड है, तो ये हो गया। फिर 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये नंबर तो नहीं कट हो रहा है अगर आप देखें भी कट करके, बट ये कट हो जाएगा। 3 7 21, बचे 2, तो 3 7। नाउ अगला नंबर आप देखेंगे तो 3 से तो नहीं कोई भी कट हो रहा है और 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं तो 7 2 14, बच गए 2, तो 7 3 और यहाँ 7 1 7 1। अब दोनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर है, तो एक बार आप 11 को ले लीजिए, ओके, और एक बार 23 को ले लीजिए। तो इस तरीके से आपके नंबर आ गए हैं जो कि आ चुके हैं 2 × 2 × 3 × 7 × 11 × 23। अब बस आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, और यहाँ इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 23 × 11 को तो 230 और आपका 23
ये हो जाएगा आपका 252 ओके। इनका और इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 21252 ओके। तो ये आंसर आपका आया तो बिल्कुल सही है। एलसीएम आपने निकाला है, कुछ भी स्टेप सही करे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे ओके। बाकी आगे नेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग होती है। एमसीक्यू को अगर छोड़ दे जाए तो आगे आपकी स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने कुछ पार्ट सही लिखे हैं, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू सही पुट की है, तो 1/2 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नंबर मिलते हैं ओके। इसकी परेशान मतलब आपको इसके लिए ज़्यादा बहुत टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपने सही किया। बस ये है चीज़ कि आपने उस पर वैल्यू सही रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट का और वाला पार्ट था, तो ये आपका इसमें लिखा था 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5। एचसीएफ तो दे रखा था, एलसीएम निकालना था। अब 2 नंबर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। लेकिन नंबर हमें डायरेक्ट नहीं दिए हैं, रेशियो में दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर को बोल देंगे 4x और दूसरे नंबर को बोल देंगे 5x ओके, जैसा कि हम करते हैं। तो नंबर तो हमारे हो जाएगा 4x और 5x। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए, एलसीएम 4x और 5x का अगर आप एलसीएम नॉर्मली निकालते तो क्या आता। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते तो 2 2 जा, और फिर से करते तो ये 2 1 जा, और फिर आप 5 से करते तो यहाँ पे आपका जाता, और लास्ट में फिर आप x लेते हैं ठीक है। तो एलसीएम आता है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू एक्स 20x आता ओके नॉर्मली। तो ये आपका 20x ओके। तो यहाँ पे 20x आता, एचसीएफ हमको 11 दे ही रखा था। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 4 इधर डिवाइड में जाके इसको कट करेगा 5 टाइम्स, 5 फिर इसके इधर आके इसको कट कर देगा 1 टाइम्स। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे आ चुकी है 11 ओके। क्योंकि आपको निकालना था एलसीएम, अभी मैंने बताया एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2 2 जा 4, 5 जा 20x आई थी। तो 20 इंटू एक्स, तो 20 इंटू 11 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 और आगे 0 है, तो 220 आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आगे से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने हैं ओके। नेक्स्ट 24, इसमें जो ए पार्ट है वो देख लेते हैं। तो 24 के ए पार्ट में आपसे कह रखा है कि के की किस वैल्यू के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे ओके। हम पहले भी जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था चैप्टर वाइज, कुछ जो चैप्टर कराए थे, मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन तो ये जरूर मिलेगा ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो कहीं पर भी ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाया करिए, आगे जो पेपर देंगे उनके लिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। कंडीशंस पे जरूर जाइए ओके। तो यहाँ पर आपकी है 4x² प्लस kx प्लस 1। तो जो इक्वल रूट की कंडीशन होती है वो होती है हमारी, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको बोलते हैं b² माइनस 4ac, वो इक्वल टू 0 होता है। ए आपका हो गया ये 4, बी हो गया k, और सी होता है ये लास्ट वाला ठीक है। तो b की वैल्यू तो k है, k² माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू 1। अब k², 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, 16 इक्वल में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। हमको पता है ये रूट के बाहर आके प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है, तो के वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4 ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आई होप सभी का सही हुआ होगा ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। बी वाला पार्ट है आपका, आपको अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप उसको सिंप्लीफाई करिए, बिकॉज आपके पास जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए सम का, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए ओके। तो ऐसा कोई रिलेशन अभी डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो आप इसको बना लेंगे ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। देखिए इसके पास भी मिनिमम कितनी पावर कॉमन है, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3, तो अल्फा की पावर 3, और यहाँ पे भी बीटा की पावर 3 और बीटा की पावर 4 है, तो आप यहाँ पे बीटा की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये 4 था, बाहर 3 लिए हैं तो एक तो बचा ही रहेगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अल्फा 3 तो बाहर है, लेकिन बीटा की पावर 4 थी, तो यहाँ पे एक बीटा बचेगा, बिकॉज बीटा और बीटा मिलकर बीटा की पावर 4 बना देंगे, और ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक है। अब ये देखिए पावर कॉमन है, तो रूल जो होता है एक्सपोनेंट का, तो पावर को कॉमन कर देते हैं ओके, और अंदर अल्फा प्लस बीटा। अब रिलेशन आप देख चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे रख देंगे सी अपॉन ए, इसका क्यूब चल रहा है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, तो वो यहाँ पे रख देंगे। अब जो जो वैल्यूज है वो रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ठीक है, 0 नहीं बोलते हैं। बी की वैल्यू साइन के साथ -5, और सी की वैल्यू आपकी है 3, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी थी। तो सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 1, इसका क्यूब हो रहा है, साइन माइनस का बोलना नहीं है ठीक है। बी की ये बात हमने बहुत बार बोली थी, साइन को ध्यान रखें। बी की वैल्यू फिर से माइनस की आई है ओके, ये इसका माइनस है और ये उस बी का माइनस है ओके। ये फॉर्मूले का माइनस था वो बाहर लिखा है, और अंदर यहाँ अपॉन में आपका 3 का क्यूब होता है 27, तो इसको 27 लिख दिया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो ये प्लस का 5। ओके, ध्यान रखें ये ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं बीच में फिर अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ माइनस माइनस करके प्लस कर देते हैं, तो जो 27 है उसमें प्लस कर देते हैं 5, ये नहीं करना होता है। ओके, दोनों ही ब्रैकेट में है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 27 5 से जो भी आपका आता है वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आ जाता आपका 7 5 से 35, 135 आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें था आपका प्रूव करना था टेंजेंट जो ड्रॉ होती है सर्कल के जो डायमीटर के एंड में वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन है। टेंजेंट्स क्या होती है हमारी, एक पॉइंट पे टच करती हैं, तो एक टेंजेंट हम बोल देते हैं जैसे मान लीजिए एक्स वाई, इस पॉइंट पे टच करें ए पे। अब क्योंकि डायमीटर आपको बनाना पड़ेगा तो डायमीटर आपका क्या होता है, जो सेंटर से होके जाता है तो सेंटर यहाँ बना देते हैं, ए भी डायमीटर हो गया। तो एक और टेंजेंट बना दी हमने, ये बोल दी हमने एक्स डैश वाई डैश। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है, तो जब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश के, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको रूल पता ही है कि जो आपका एक थ्योरम 10.1 होता है वो क्या कहता है कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है, जैसे रेडियस ओ है ना, ये ओ ए रेडियस है और ये टेंजेंट, इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। तो आप बोल सकते हैं जो ओ ए एक्स है वो 90 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारी थ्योरम थी 10.1। ठीक है, अब डायरेक्टली लिख देंगे, वरना आप डायरेक्ट बता सकते हैं रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल बनाते हैं। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 90 एंगल बनता है, जो हम बोल सकते हैं ओ बी वाई डैश, ये भी 90 हो जाएगा, वही सेम। तो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओ ए एक्स बराबर आ गया आपका ओ बी वाई डैश के। ये जो लाइन आई है बीच की ए बी, वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल कब होती है हमारी जो लाइन, जब वो दो लाइन को क्या करती है, कट करती है। ठीक है, और अगर ये वाले एंगल इक्वल आ जाएंगे तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे ये एंगल इक्वल आ गए, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है ए बी, तो हमारे जो एंगल इक्वल आया और ट्रांसवर्सल हो गया, तो इससे आप बता दो जो एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, तो इतना सा बताना था बस। ओके, अगर आप को इंटीरियर पेयर करके बनाएंगे तब भी बना सकते हैं, को इंटीरियर में बस आपको साथ के अगर आपने पेयर ले लिए हैं तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये एंगल और ये एंगल 90 बताना है, फिर उसमें लेकिन ऐड होता है, ध्यान रहे को इंटीरियर में पेयर ऐड होता है। ठीक है, तो ये पेयर जो भी आपको यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ओ ए एक्स और यहाँ पे ऐसे ओ बी एक्स डैश, तो आपको 90 प्लस 90 जोड़ के 180 आ जाएगा, 180 के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो तब को इंटीरियर पेयर आ जाएगा। ठीक है, आपका मैथ्स बस सही होना चाहिए। 26 पे देखते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन सी है, सेक्शन सी के क्वेश्चन जो थे हमारे, इसमें लिखा था इफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज पी एक्स वाई, आपको वैल्यू निकालनी थी के की और एक इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, तो मिड पॉइंट जब भी लिखता है, हमने कहा था कि मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट ही लगाएंगे। सेक्शन का क्या होता है, ये 3 4 है, ये आपका के और 6 है, और जिसको कट कर रहा है पी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये ए था ये बी था, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, ऐसे ही y के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है 4 और y2 है 6, तो 4 6 हो गया 10, 10 अपॉन 2 आप करेंगे तो आ जाएगा 5। जब ये वैल्यूज आ जाती तो बस आपको इस इक्वेशन में, क्योंकि जो ये आपको दे रखी है उसमें रखनी होती है, तो यहाँ रखते हैं। तो x की वैल्यू है आपकी आ गई 3 प्लस के अपॉन 2, y की वैल्यू हो गई प्लस की 5, आगे है माइनस का 5 इक्वल टू, आगे है 10 सॉरी, ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब 3 प्लस के अपॉन 2, यहाँ तो आप सॉल्व कर सकते हैं नंबर्स को, तो 10 में से 5 गया, आया 5, साइन बड़ा किसका है 10 का, तो ये माइनस इक्वल टू 0। एल से मतलब सीधे इसको आगे भेज दिया करिए। ठीक है, तो इधर -5 अगर ले गया तो ये +5 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10, अब 10 के पास जाएगा 3 तो माइनस का 3, तो के वैल्यू आ गई 7, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आपने पहला पॉइंट तो ये सॉल्व किया होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर के लिए, बाद में आपने वैल्यू रखी है और लास्ट में आंसर निकाला है, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का। आगे देखते हैं इसका और वाला पार्ट, और वाला पार्ट भी काफ़ी ईजी है, इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके थे जब हमने चैप्टर पढ़े थे। तो ए, ये बी है, ए के पॉइंट है -2, बी के पॉइंट है आपके 2, 8। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, तो
जब आप 4 पार्ट की बात करते हैं, जो आपके बुक में बता रखा है 3 का भी है, 4 का भी है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं, R बोल देते हैं। तो 4 पार्ट में आप अगर एक पार्ट इसको दे रहे हो तो इसको कितने पार्ट मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे। ऐसे जब Q के लिए निकालेंगे तब इसको 2 पार्ट मिलेंगे, इधर भी 2 पार्ट मिलेंगे, 2 और 2 4। और जब R के लिए निकालेंगे तब आपका इधर 3 पार्ट होगा और इधर 1 पार्ट होगा, ठीक है? ये सारी बातें हमने करी हुई है। तो रेशियो चेक करना था। जब P के लिए बात करेंगे तो रेशियो होगा आपका 1:3। Q के लिए बात करेंगे तो रेशियो होगा 2:2। और जब R के लिए बात करेंगे तो रेशियो होगा 3:1। ओके, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ आपको आगे बढ़ना था, फिर आपका बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये हो जाता है M1 M2, ठीक है? तो देखिए, अगर हम P के लिए बात करें x की, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है M1। देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये सभी जानते हैं। ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो M1, अब M1 कितना है? 1। x2 कितना है? 2। ओके, फिर था M2, ठीक है? और इधर x1 -2 अपॉन दोनों का सम होता है M1 प्लस M2। डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्व करोगे तो 2 1 2 और यहाँ 2 3 6 माइनस का। अब 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन साइन माइनस का आएगा, काटेंगे इसको तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए निकाल देंगे। M1 तो वही 1 है, y2 की वैल्यू 8 थी, 8 ऐसे 3 था, और यहाँ पर वैल्यू जो थी दूसरी वाली 2 थी। ओके, नीचे 4 आ रहा है, तो 8 और 3 2 6, ये हो जाएगा आपका 14/4। कट जाएंगे दोनों नंबर, तो ये आ जाएगा 7/2, या बोल सकते हैं 3.5, ठीक है? दोनों ही चल जाएंगी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P के जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे -1, 3.5 या फिर 7/2। ओके, इसी तरीके से आपको y के लिए भी करना था, और सॉरी Q के लिए भी करना था। इसी तरह Q के लिए और R के लिए भी करना था। तो Q के लिए जब आप करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ माइनस का 2 आएगा, अपॉन में 4 चल ही रहा है। 2 2 4, और ये माइनस का 4/4, ये 0/4, तो आपका 0 ही होता है, ठीक है? y के लिए करेंगे तो फिर ये 2 8, वैल्यूज वही रहेंगी, बस आपके M1 M2 चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे 2 × 2/4, तो 16 + 4/4, 20/4, ये कट के 5 आ गया। तो Q के आएंगे 0,5। ओके, मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बस आपको वैल्यूज रखनी थी यहाँ पे। अब लास्ट में आप R के लिए देखेंगे तो यहाँ पर M1 x2 2 है, फिर M2 वो आपका -2, तो ये 6 -2/4, यहाँ 4/4, यहाँ आ गया 1। अब देखिए, यहाँ पर आपका ये था 3, y2 था 8, 1, और यहाँ y1/4, तो 24 + 2/4 कट करेंगे 26/4, 2 2 और 2 13, और लास्ट में आ गया 6.5। तो जो यहाँ पे R के जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं आपके 1,6.5। तो ये थे आपका आंसर, सिंपल से। जिसने भी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो बहुत आसानी से वो सॉल्व कर लेगा, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? बस थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। मिड पॉइंट लगा के एक्स वाई लगा के यहाँ पे रखना होता है, वो ईजी था, आपका जल्दी हो जाता, ठीक है? तो दोनों में से जिसने भी जो भी अटेम्प्ट किया आई होप सही किया होगा, और आगे जब बच्चे 10th का पेपर देंगे तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? और चैप्टर वाइज भी अब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, पहले चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप प्लीज़ हमसे कनेक्ट रहिए, ठीक है? हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन। ओके, 27 हर बार ही आता है, तो इसमें आपको इरेशनल प्रूफ करना था, और √3 ऑलरेडी इरेशनल था। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको गिवन होता है उसको आप मान लेते हैं लेट करके, लेट 5√3 + 2/√3 इज रेशनल, ठीक है? मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको पता है सारी लैंग्वेज। अब रेशनल का जो हमारा होता है वो होता है P/Q की फॉर्म में, या A/P बोल सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बस क्या किया, 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, इसको इधर ले जाते हैं पहले। तो 5√3 बराबर P/Q, ये -2/3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये 3P बन जाएगा। यहाँ 3 है तो Q से कराते हैं, ठीक है? एलसीएम ले लिया यहाँ पे ऊपर, तो ये 2Q हो जाएगी Q से, ठीक है? नीचे और ऊपर तो ये 2Q हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा एलसीएम 3Q। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी आपकी। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3P - 2Q/5 3 15Q। इसके बाद आपको बस यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखनी होती है कि देखिए, आपके जो 3P है, 2Q है और 15Q है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। 3P, 2Q और 15Q, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड जो 3P - 2Q/15Q है, ये किस फॉर्म में है,
रेशनल फॉर्म में है, ठीक है। बट ये तो दिख रही है सिर्फ फॉर्म, बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो चीज गिवन है हम उसकी साइड जाएंगे। हमें क्या गिवन था, बट √3 इज इरेशनल, ये हमें को गिवन है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड इरेशनल हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू कभी भी, क्योंकि पता है हमें रेशनल कभी इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लीज अगर आपको राइटिंग खराब लग रही है तो इस पे मत जाइए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट 5√3 + 2/3 इज रेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत हो गई बात, तो अगर ये गलत हो गई तो फिर हमारा क्या होगा, हेंस 5√3 + 2/3 इज इरेशनल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता। ओके, आगे देखिए। अब इतना पार्ट के साथ इतना पार्ट और ऐड कर दिया मैंने, ये वाला बताया था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल आता है। अगर दो आ गए तो बस आपको क्या करना है, आप एक को अगर इजीली आप करना चाहते हैं तो एक को पार्ट ए रखिए, दूसरे को पार्ट बी रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका आसानी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इवन मैंने कहा था बीच में माइनस आता है तो बस आगे ब्रैकेट लगाना, बट यहाँ तो प्लस दे दिया और ईजी पड़ गया, तो बस आपको पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको पार्ट 1 मानते हैं अगर, तो कैसे करते थे, तो ये sec a -1 sec a + 1 मल्टीप्लाई करते थे, जो नीचे नंबर है मतलब नीचे जो भी आपका फंक्शन लिखा है उसके माइनस वाले से, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देनी थी, ठीक है। अब ऊपर हमेशा सेम बनती है वैल्यू, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा sec a -1 का होल स्क्वायर, और नीचे लेकिन आइडेंटिटी बनती है a + b और a - b, जो कि होती है आपकी a² - b², ठीक है। अब देखिए होल स्क्वायर तो बाहर आ सकता है, हमने बात करी थी ये सारी, लेकिन नीचे इंडिविजुअल स्क्वायर है तो sec² a -1 आया, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी पता है 1 + tan² a बराबर होता है आपका sec² a। अब sec² a के पास 1 है तो ये sec² a -1 बराबर क्या रहेगा, tan² a, तो इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका sec a -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan² a। अभी अकेला बचा है तब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो sec a -1 अपॉन tan a, ओके। अब एक बार sec के साथ tan को लिखेंगे और एक बार 1 के साथ लिखेंगे, तो sec a अपॉन tan a -1 अपॉन tan a, ओके। तो sec a जो है हमारा वो होता है 1 अपॉन cos a, और tan a होता है हमारा sin a अपॉन cos a, और 1/10 तो हमको पता ही होता है cot a, ओके। अब cos से cos कट गया और 1/sin होता है हमारा cosec, तो ये आ गया आपका cosec a माइनस cot a, तो पहले फंक्शन का आंसर ये आया। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें सब कुछ वैल्यू सेम है, बस ऊपर जो प्लस था मतलब ऊपर माइनस था इधर प्लस है, इसमें उल्टा कर दिया प्लस माइनस, तो आपका आंसर सेम आता है चाहे खुद ही, ठीक है। तो आगे अगर आपका ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली करके, ओके। बिकॉज उन्हें तो पता है ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड तो आपने दिखा दी, तो दूसरे को पूरा नहीं सॉल्व करना होता, सीधे लिख लीजिए cosec a प्लस cot a, बिकॉज ऊपर साइन चेंज है तो यहाँ भी साइन चेंज आएंगे। अब आपके जो पहले और दूसरे पार्ट आए दोनों को ऐड कर लीजिए, बिकॉज साइन आपका था प्लस का, तो cosec a माइनस cot a प्लस cosec a प्लस cot a, ये दोनों कैंसिल हो गए, cosec हो गया 2 cosec a, तो ये फाइनल आंसर हो चुका है, ओके। यही प्रूफ करना था आपको। साथ में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो वो ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एक पार्ट ऐसे सॉल्व करें, दूसरा पार्ट अगर सेम दिया तो उसका उल्टा लिख दें, अगर मतलब उल्टा मतलब साइन चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, लेकिन दोनों जगह अगर अलग अलग फंक्शन हो तो जैसे पहला प्रोसीजर किया वैसे ही दूसरा करिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट लगाएं, प्लस है तब भी लगा लें ब्रैकेट, क्योंकि सेफ रहता है, बाकी ध्यान से करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको समझाया भी था मैंने, सिंगल वाला जो आपकी बुक में है, 2 दे दिए तो ये भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए और वाला पार्ट था, इसमें आपको पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, वही यहाँ पे क्या करना है आपने 1/cos है माइनस cos है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 1 - cos² a अपॉन cos a, सिमिलरली इस साइड भी 1 - sin² a अपॉन sin a, ओके। अब 1 - cos² a होता है हमारा sin² a अपॉन cos a, और इधर आपका 1 - sin² होता है हमारा आइडेंटिटी में cos² a अपॉन sin a। cos से एक cos कट गया, sin से sin कट गया, तो ऊपर बचा sin a इंटू cos a। अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि आपको ये क्यों नहीं मिला, ठीक है। अब आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप LHS सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल नहीं दिख रहा होता है, तो आप RHS को भी सॉल्व करके देखिए, दोनों के आंसर सेम आ रहा है तब भी आपका हो जाएगा। तो tan a प्लस कॉट ए, क्योंकि हमें पता है ना tan और कॉट साइन कॉस में कर सकते हैं, तो tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन से करेंगे, ऊपर भी साइन से करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है। ओके, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ पर साइन है, इसकी कॉस से कराई जाती है, तो कॉस से नीचे कॉस से ऊपर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। और इसका एलसीएम बन जाएगा साइन ए कॉस है। अब देखिए जब नीचे वाला पार्ट अपॉन हो रहा हो, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, तो डायरेक्टली आप उसको ऊपर ले जाते हैं लास्ट वाले पार्ट को, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए कॉस है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया, आइडेंटिटी होती है ना 1, तो आपका फाइनली फिर से यही आ गया साइन ए कॉस है। तो देखिए RHS भी वही आया सॉल्व करके, LHS भी वही आया था, तो ये बराबर हो गया, आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ बता देना था आपने। तो ये था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए 29। ये भी आपको बताया था कि अगर 60 एंगल नहीं आया तो 90 आएगा, 90 नहीं आया तो 120 आ सकता है, और इन्होंने काफ़ी इजी दे दिया राइट एंगल वाला। हमने सारे ही बात करी थी, डिस्कस करी थी, तो इसमें आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, माइनर वाले, जिससे आपका जो एंगल बनना है इस कॉर्ड से कितने का बनना है 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ इसे AOB, तो इसका एरिया निकालना था। कैसे निकलता था, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते थे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको साइड दे ही रखी है आपकी रेडियस की 10 ओके, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और राइट एंगल अगर है तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बस वैल्यूज रख देनी थी, 90 थीटा दे ही रखा था, 360 है, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस जो है हमारा वो 10 है, तो 10 दो बार है, माइनस 1/2। बेस और हाइट वही लेते हैं जो आपके साइड में वैल्यूज होती है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस होता है और ये हाइट होती है, सामने हाइपोटेनस होता है, उसको नहीं लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस 10 और 10 लिखना था। कट गया 9 4 सा, पॉइंट आया 2 जीरो बढ़ाए, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, फिर कट करेंगे 2 2 सा, यहाँ पे कट करेंगे 2 1 सा, बचेगा बस 2 5 सा और 2 7 सा, फिर कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 2 7 सा 2 8 सा 78.5 आएगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 5 सा 10 5 सा 50 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, ये आई होप आपने करा होगा। फॉर्मूला तो एटलीस्ट रख के वैल्यूज तो रखी होंगी। ठीक है, वैल्यूज रखी है, फॉर्मूला सही से लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, यही चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ तक उसको सही कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपकी सही होनी चाहिए, तो आपका आगे भी वैल्यूज सही से सॉल्व होती रहती हैं। स्टार्टिंग गलत लिखी है तो फिर आगे चेक ही नहीं करता टीचर, वो समझ जाता है कि आगे क्या देखे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में था आपका 3 अनबायस्ड कॉइन थे जो कि टॉस हो रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी बतानी थी। एग्जैक्टली 2 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, और एट मोस्ट 2 हेड्स। तो हमने बात करी थी 3 कॉइन जब भी आते हैं, ठीक है, कार्ड्स हो कॉइन हो, ये क्वेश्चन सारे हमने करे थे। तो अगर हमारे 3 कॉइन होंगे तो कितने आउटपुट बनते हैं 8। ओके, 8 आउटकम्स आते थे, जिसका फॉर्मूला होता था 2 की पावर n। तो कॉइन यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ओके, तो क्या क्या होते थे वो, मान लीजिए तीनों में हेड आया, 2 में हेड 1 में टेल, पहले हेड वाले कवर करवाए थे मैंने, फिर ये टेल हेड हेड, अब इसके उल्टे लिख दीजिए सारे। ठीक है, तो जैसे हेड टेल टेल, इसका उल्टा हो जाएगा टेल हेड टेल, इसका उल्टा हो जाएगा टेल टेल हेड, और लास्ट वाले इसका उल्टा हो जाएगा टेल टेल टेल। ठीक है, तो 8 आउटकम्स ऐसे बना लेने होते हैं। ओके, एक सीक्वेंस में याद रखते हैं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होती वहाँ पे। अचानक से फिर कोई भी रैंडमली लिखेंगे तो फिर कई बार दिमाग फिर घूमता रहता है। ठीक है, तो पहले हमने हेड वाले कवर किए, फिर उसी के उल्टे लिखे टेल वाले कर दिए, यही करा करिए। एग्जैक्टली 2 टेल, तो 2 टेल किसके पास है एग्जैक्टली, तो इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है, बाकियों के पास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन में आता है आपका टोटल। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड। अब कम से कम 1 हेड की अगर बात आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ये लास्ट वाले के पास नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ये सारे केस लेने थे, तो इधर 7/8। एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 नहीं होने चाहिए। तो 3 वाला कौन सा केस था, पहला वाला था, बस वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है,
इधर एक है, एक वाले भी चल जाएंगे, और नहीं है तब भी चल जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा दो, कम से कम कितना, कम से कम क्या होगा, फिर जीरो ही तो होगा, तो ये भी 7/8 होता। ठीक है, तो ये 7 केसेस आते हैं आपके। तो ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें क्या रखा है, पी सी टेंजेंट है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सी पॉइंट पर, और ए ओ बी एक डायमीटर है, अब यहाँ पर ए ओ बी एक डायमीटर दे रखा है, और पी सी ए एंगल आपको दे रखा है ये वाला पूरा, ये दे रखा है आपको 110। आपको निकालना है सी बी ए मतलब यहाँ पर जो एंगल, और एक निकालना है बी सी ओ, ये वाला एंगल, इतना एंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है उसके बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी जो है, इधर वाली वैल्यू जो पी सी ए, ये पूरी वैल्यू वो दे रखी है 110, ये वाली ऐसे, पी सी ए, ये पूरी दे रखी है आपको 110। ओके, अब आपको एक बात बता देनी है मेरे को, कि हमने ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि देखिए, अगर कभी भी डायमीटर पर आपका ट्राइंगल बना हुआ है, या एंगल ऑन सेमी सर्कल, हमारी 9th में हमने पढ़ रखा है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल पे एंगल, अगर देखिए डायमीटर हमेशा 20 से कट करता है, तो जो बी सी ए होगा, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, और यहाँ सी लिखा है, तो जो बी सी ए होगा, ये वाला एंगल इतना, वो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। अब पूरा 110 है, पूरा मतलब यहाँ पर अगर मैं इतने की बात करूँ, यहाँ पे ये बी था, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 90 बताया मैंने, और ये पूरा आपका 110 था, तो ये कैसे निकलेगा, पूरे में से इतने को क्या करते हैं, माइनस कर दें ना, तो 110 में से 90 माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, बी सी पी, एंगल बी सी पी आ गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री आ गया, आप समझ गए यहाँ पे जो मैंने बताया। ठीक है, अब देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। तो ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। अब ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का, तो इस 90 में से अगर ये 20 हटा दें, यहाँ वाला 20 हटा दें, ये इस पूरे 90 में से, ठीक है, तो ये जो बचा वाला पार्ट है वो आ जाएगा, ये वाला पार्ट इतना। तो ये कैसे निकलेगा, 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल बी सी ओ कितना आ गया, 70 डिग्री, और बी सी ओ आपको निकालना था। अब आपको ये भी पता है कि ये हमारा रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो दो, जब दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ओके, तो ये अभी हमने बता दिया 70 है, बी सी ओ। तो ये जो हमारा एंगल है सी बी ए, सी बी ए आगे तक जाएगा तो ए बोलेंगे, सी बी ओ बोलेगा तो यहाँ तक है, तो एक ही एंगल ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, 70 तो आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दिमाग लगा के वहाँ पे करना था, कंफ्यूजन नहीं रखनी थी, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं, आगे जो बच्चे क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे, ठीक है, जो 10th में आएंगे। सेक्शन डी पे आ जाता है अपने लास्ट वाले सेक्शन पे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इसमें देखें, ये जो क्वेश्चन है पहला, पेरीमीटर दे रखा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का 32। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। आगे क्या लिखा है, इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल बना दूं, इसकी 3 साइड है। ओके, अब आइसोस्केलेस है तो उसकी 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जैसे मान लीजिए पहली साइड एक्स है, इक्वल साइड को मैं एक्स बोल देता हूँ, और जो डिफरेंट साइड है वो वाई बोल दी मैंने। अब आपसे क्वेश्चन में बोला इक्वल साइड इज, तो इक्वल साइड एक्स जो है वो 5/6 टाइम्स है किसके, वाई के, बेस के, बेस ये जो दे रखा है, ठीक है, जो हमने मानी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना था। तो देखिए, सबसे पहले पेरीमीटर बोला था, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो x+x+y बराबर 32, यहाँ वैल्यू रखनी थी x की, जो कि हमने y के फॉर्म में बता दी थी, 5/6y, 5/6y, आगे y था इक्वल टू 32। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, इसके पास 1 है तो 6 से नीचे, 6 से ऊपर, तो 5 5 10 प्लस 6 16y, अपॉन को जो पूरा 6 था उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वहाँ लिख दिया, ठीक है, 6। 16 से कट जाएगा 32 2 बार, और 6 2 आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो एक साइड आ गई 12, या x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ रखोगे 12 को, तो ये आ जाएगा 5 2 10, तो ये दोनों आ जाएगी 10। तो ये बात तो क्लियर होगी, ऐसे करके ये आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। हीरोन्स होता था आपका, एक तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो वो पेरीमीटर का हाफ होता है, डायरेक्टली पेरीमीटर दिया तो उसको सीधे हाफ कर लो, तो वो आ जाएगा प्लस 16। फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स से, वो होता था आपका √S, S-A, S-B और S-C, जो कि साइड होती हैं।
तो यहाँ पे बस वैल्यूज रखनी थी वो वाली, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमें वैल्यूज तो पता ही चल चुकी हैं सारी साइड्स की, ठीक है। तो एस आ चुका है 16, पहली 16 में से पहली साइड हमने बोली ए जो है एक्स मान लेते हैं, तो वो हमारी आई थी 10, नेक्स्ट 16 में से 10, फिर लास्ट में 16 माइनस 12, अब यहाँ 16, यहाँ पे आएगा आपका 6 6 और यहाँ 4, 16 आपको पता है 4 का होता है, ओके, डबल 6 का पेयर मिल चुका है, तो एक 6 आ गया और 4 होता है 2 का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है 6 4 24, 24 2 आपका आ गया 48, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा फिर ये सोचे कि ये तो बिल्कुल पिछला आ गया, तो ऐसा नहीं होता। देखिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 9th के कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, तो आपको मेन चैप्टर्स की चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। अब दे देते हैं वो, हम फिर कुछ नहीं कह सकते आखिर में, बस हम बोल सकते हैं, पर उस चीज़ का नौबत ना है, इसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ओके। 33 पे का देखते हैं। तो 33 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सम दे रखा है, थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का 6 है और प्रोडक्ट 8 दे रखा है। आपको सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है पहले, ओके। तो इसको मैं बिल्कुल क्लियर पेज में सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिए उसे, ओके। इस क्वेश्चन 33 के जो ए पार्ट था उसमें देखिए क्या लिखा था, जो थर्ड टर्म है और जो सेवन्थ टर्म है उसका सम आपको दे रखा था 6, ओके। थर्ड टर्म कैसे खुलता है, a प्लस 2d, और सेवन्थ टर्म खुलता है आपका a प्लस 6d। a और a होता है आपका 2a और 6 और 2 होता है आपका 8d इक्वल टू 6, ओके। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, इक्वेशन 1, ओके। सेम आपको इन्हीं दोनों टर्म का मल्टीप्लाई भी दे रखा है जो कि आपका है 8। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 2d, और इसको ओपन करेंगे तो बनेगा a प्लस 7d, a प्लस 6d इक्वल टू 8। तो देखिए जब ये टर्म खोलेंगे बीच में मल्टीप्लाई होता है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, तो ये ब्रैकेट जरूर आना चाहिए, ओके। अब पहले a की a से कराएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a की 6 से कराइए 6ad। अब ऐसे ही 2 की कराएंगे तो 2ad बिकॉज ये d है आगे लिखा हुआ, प्लस फिर 2d की 6 से कराई तो 2 6 12 और d d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 है और अननोन 2 है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आई थी ना, यहाँ पे 4d को उस साइड ले जाइए इक्वल के, तो माइनस का 4d बनेगा। a को भी ले जा सकते हैं लेकिन a को ले आएंगे फिर 4 को डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड आपको प्रॉब्लम दे सकता है, कैलकुलेशन में आपको ईजी पड़ेगा अगर आप 4d को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो बस ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है एक ही जगह पे, जिससे वेरिएबल सिंगल बन जाएगा d। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4d होल स्क्वायर प्लस 6, अब 6ad प्लस 2ad, ये हो जाएगा आपका 8ad, इसको यहीं सॉल्व कर लें, वैल्यू बाद में रखें, प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 3 माइनस 4d, अब 6 8, a की वैल्यू 3 माइनस 4d और एक d था, और 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 24 की फिर d से होगी तो 24d माइनस 8 4 32, d और एक d और है तो ये d स्क्वायर प्लस का 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 और 4 3 12, 12 2 24, 24d प्लस 24d और यहाँ 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए प्लस का 24d और माइनस का 24d कट गया, 32d स्क्वायर में से 16d स्क्वायर अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा भी माइनस का 16d स्क्वायर, बिकॉज का साइन बड़ा है तो माइनस, ठीक है। और फिर 16d स्क्वायर में से 12 को सॉल्व करेंगे तो अभी भी ये बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का 4d स्क्वायर। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से, 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, प्लस का 9 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 9, ओके। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस 4d स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड में आ गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो ये रूट का 1/4, हमें पता है रूट के बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस 1/4 होता है 2 का, तो 2 वैल्यूज आ रही हैं d की। अब हमें 2 केस लेके चलना पड़ेगा। पहला केस जब d की वैल्यू प्लस की 1/2 थी तो a क्या आएगा, तो यहाँ पे रख लेंगे, तो a की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से कट गया ये,
तो 3 - 2 आ गया 1, इस केस के लिए 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक केस और आएगा जब हमारा d था -1/2, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो ये होगा 3 - 4 इंटू -1/2, 2 से कट गया, ये देखिए माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा 5। अब जब ए और डी आ गया तो हमें निकालना था सम ऑफ 16 टर्म्स, 16 टर्म का सम कितना होगा। तो दोनों के लिए केसेस में हमारे 16 टर्म हमें निकालने पड़ेंगे। अब क्या होता है फॉर्मूला आपका n/2, ठीक है, 2a प्लस n मतलब 16 - 1 इंटू डी, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 1/2, ये हो जाएगा 8, ये रहेगा 2, 16 में से 1 गया 15 इंटू 1/2। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 15/2, 2 से कट कर देंगे इसको। आप पहले नहीं कट कर सकते थे, अब एलसीएम बन चुका, कट हो गया, 15 प्लस हो गया 19, 19 4 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 4, 76। तो इसका आंसर आ जाएगा 76। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाली साइड पे भी सॉल्व करना था, तो यहाँ पे होता आपका 16/2, 2 यहाँ पर a था आपका 5, ये 15 - 1, और इधर का d क्या था -1/2, यहाँ पे वही 8 अंदर 10 प्लस 16 था, 16 - 1 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 इंटू -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15/2। एलसीएम लेंगे तो 20 में से 15 गया तो आ गया 5/2, और बाहर है 8, तो 4 5 ज़ा 20, तो इतने का 20 आएगा और इतने का 76 आएगा। दोनों आंसर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रखा है। तो ये दो आंसर आपके आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन इतना था, तभी ये 5 मार्क्स का था। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका बी वाला पार्ट। इसमें लिखा था द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कंपटीशन इज 8 years। ऑब्जर्व दैट एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वॉज 8, ठीक है, और सीटेड इन ऑर्डर ऑफ एजेस, कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 months, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इज 168, फाइंड एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। सबसे बड़े पार्टिसिपेंट की आपको एज बतानी है। इसके लिए पहले आपको एपी बनानी पड़ेगी, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो मिनिमम एज थी वो 8 बता रखी है, ओके, और जो ये स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे बैठे हुए हैं, वो अपने एजेस के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 4 month। अब ये ईयर में है, ये मंथ में, तो आपको इसको मंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। कैसे होगा, डिवाइड बाई 12, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आपका 4 month 1/3 ईयर के बराबर होता है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा, हमको पता है ये डी है, तो डी ऐड होता रहता है। तो 8 में अगर हम 1/3 को ऐड करेंगे तो एलसीएम ले 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25/3। ओके, इस तरीके से आपकी एपी बनेगी। ओके, तो मैं इसको साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ। और ये आपको एस एन दिया है, सम का मतलब ये एस एन दे रखा है। ओके, तो ये सम भी दे रखा है। स्टार्ट होता है 8 years से, और जो 4 month का डिफरेंस था वो मैंने बताया था, इसको ईयर में अगर सॉल्व करना है तो ये 4 को डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो ये ईयर में आ जाएगा, बिकॉज ये हमारी जो एजेस हैं ईयर में। तो जो नेक्स्ट आता तो वो आता आपका 8 में प्लस 1/3 को ऐड करके एलसीएम लिया, 24 प्लस 1 25/3, तो नेक्स्ट वैल्यू आती है 25/3। ओके, यहाँ पे आपको एपी तो बतानी नहीं है, तो 2 नंबर बहुत है। ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू हम देख ही चुके हैं 1/3 है, और सम भी दे रखा था क्वेश्चन में, जो कि दे रखा था 168। आपको बताना था इसका लास्ट वाला सबसे बड़ा जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट है उसकी एज क्या होगी। ओके, सबसे छोटी की तो 8 थी, सबसे बड़ा मतलब लास्ट में आएगा, तो ए एन बताना था। अब ए एन के लिए पहले आप एन निकालेंगे, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रखनी थी। ये 168 हो गया, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पर 2, a की वैल्यू है 8, n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू है 1/3। ओके, यहाँ से इसको इधर ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाता है आपका 6 2 12 प्लस 1 3 और 2 ये 336 आता, और अंदर हो जाता 16। यहाँ सॉल्व करते थे 1/3 n, पहले इसके साथ माइनस फिर इसके साथ, तो -1/3। ओके, यहाँ पर आपका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके पास 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर, तो ये हो जाता 48 प्लस n -1/3,
3, एलसीएम है सबके पास, ठीक है 3। सॉल्व किया तो 48 में से 1 गया 47, तो n प्लस 47/3। अब यहाँ से 3 डिवाइड से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इज 18, ये हो जाएगा 1008। n के n से करा n स्क्वायर और 47n यहाँ ले आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। हम बहुत पहले से इस चैप्टर को जब भी करा है हमने, हमें पता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वाड्रेटिक ही बनती है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आप इतना बड़ा नंबर तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोच नहीं सकते, या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप इसमें लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इक्वेशन किसकी होती है, जिसकी भी होती है, जैसे n की है तो n के इक्वल में आएगा। a कितना है, तो a हमारा 1 है, b आपका ये हो जाता और c आपका ये हो जाता, तो वैल्यू रख देते हैं। माइनस का 47 प्लस माइनस 47 का स्क्वायर माइनस 4a और c है आपका -1008 अपॉन 2a। ओके, मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको बस इक्वेशन चाहिए थी, वो आपको पता चल चुकी है, ठीक है। ऐसे करना था। आगे सॉल्व किया तो माइनस का 47 प्लस माइनस, अब 47 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2209, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर जाता है प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 4032/2। ये -47 ऐड किए तो इनको ऐड करेंगे तो 9 2 11 और यहाँ 3 1 4, फिर ये 2 और ये 6241/2। अब 6241 पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, यहाँ बचेंगे 3, ये जगह 14। अब यहाँ पे कोई नंबर आप सोचेंगे तो ये आएगा 9 9 इज 81 44, सही है। तो ये आपका 79 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो -47 प्लस -79/2, तो n की वैल्यूज है, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो पहले प्लस के साथ देख लेते हैं, प्लस 79/2, तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3, कट किए 2 से तो ये आ गया 16। और देखिए माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो तो आपको करना ही नहीं, आपको पता ही है कॉन्सेप्ट की n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप उसको सॉल्व करके अपना टाइम क्यों खराब करते हैं, ठीक है। तो n आ गया आपका ये 16, बस आपको निकालना था सबसे बड़े जो पार्टिसिपेंट है उसकी वैल्यू, जो कि an होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 16 निकालना है, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि n 16 है तो a 16 निकालना है। तो a 16 की वैल्यू आती, a की वैल्यू हमारे पास थी 8, n हमारे पास आ चुका है 16 माइनस 1 और d हमारे पास था 1/3। ओके, यहाँ सॉल्व किए तो आ गया 8 प्लस 15 इंटू 1/3, 3 से कट गया 5 टाइम्स, तो 8 5 13, तो 13 साल आ गई सबसे बड़े जो पार्टिसिपेंट है उसकी एज। तो ये था हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34th क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, इन द गिवन फिगर PA QB एंड RC आर परपेंडिकुलर टू AC, PA इक्वल टू x यूनिट्स, ये QB y है, RC z है। प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z प्लस इक्वल टू 1/y। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। इसको आगे बच्चे करके जाए, जरूर इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको बस समझना है कि आपके पास जो ये ट्राइंगल मिला है, ये वाला, पहले ये वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं, इसके अंदर PAC और बीच में आपका ये Q है, ये B है। तो आपको क्या करना है, PAC और QBC को सिमिलर करना है। तो हम कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर ये 90 बन रहा है दोनों के पास, और दोनों में C कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल आप बोल देंगे ट्राइंगल, आप तो लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, जो PAC है वो सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल QBC के। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे x लिखा था, यहाँ y लिखा था, और बीच में नीचे वाला पार्ट कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल में। जब इधर से कवर करेंगे तब भी नीचे AC कॉमन आएगा ना, इसलिए आपको ये सिमिलर करना ही पड़ेगा, तभी आप x y और z में रिलेशन बना पाएंगे वाला। इसका जो x है ना वो y से कंपेयर हो रहा है, तो देखिए PA QB से कंपेयर होता है, x/y प्रोपोर्शनल होते हैं, और यहाँ पर AC साइड जो हो जाएगी BC के साथ हो जाएगी, ठीक है। हमें इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही इधर वाले ट्राइंगल को ले लेना था आपने, ये वाले, यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये भी 90 और ये ए कॉमन है, तो ये भी आपका बाई एंगल एंगल हो जाएगा। तो कौन सा, RCA और QBA। तो बाय एंगल एंगल
ट्राइंगल आर सी ए सिमिलर आ गया क्यू बी ए के। अब यहाँ पे भी आपका ये z था और ये y था, ओके। तो z अपॉन वाई, क्योंकि ये आर सी की वैल्यू इधर क्यू बी की वैल्यू बराबर, फिर से ये बेस ए सी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन ऐसे बना लेनी थी। अब जब ये दो इक्वेशन बन गई हैं तो आपको देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपको उसको और इजी करना है ना, तो आप एक बात बता देता हूँ मैं। आपको पता है कि नीचे x और z आया है, ओके। तो आप इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो और जल्दी इसको ऐड करके लिख सकते हैं बड़ा आसानी से। बट अगर नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, पहली बार कोई क्वेश्चन मिला तो हम रट के तो नहीं जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर लीजिए, बिकॉज ऐड का साइन है, ठीक है। तो ऐड किया हमने, तो एल एच एस से जुड़ेगा एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन वाई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, ओके। तो ये वाली साइड इससे ऐड हो गई और ये वाली साइड इससे ऐड हो गई, ओके। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। हमने बदल गया कि हमें सिमिलर करना था, मेन रिजल्ट हमने लिख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, बिकॉज एलसीएम है वाई। और यहाँ पर अगर एलसीएम लें तो देखिए नीचे हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, बिकॉज इस वाले पार्ट की करा देंगे हम ए बी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा ए सी इंटू ए बी प्लस इधर ए बी है तो इसकी करा देंगे बी सी से नीचे और ऊपर, तो ये जाएगा ए सी इंटू बी सी, ओके। अब ये ए सी कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी इंटू बी सी एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। नाउ यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, ए बी और बी सी मिलकर ए सी बना रहा है ना, तो हम इसको यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर दिखा देता हूँ। तो x प्लस जेड अपॉन वाई बराबर ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी इंटू बी सी, ओके। अब करने के लिए तो मैं डायरेक्ट कर देता, पता है इसको अगर मैं उल्टा लिखता, इसको उल्टा लिख देता तो ये बहुत जल्दी हो जाता। पर हम क्या होता है कि पेपर में कई बार हम स्टेप्स भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए ऐसे, डायरेक्ट करता तो जल्दी हो जाता, पर हर बच्चा नहीं डायरेक्ट करता ना। किसी की पहली बार अगर आया क्वेश्चन किसी के लिए, तो क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए सी और ए सी को ए सी स्क्वायर नहीं करेंगे, अभी हमने देखा ना ए सी को अगर हम बी सी के साथ देखें तो ये एक्स अपॉन वाई है। यहाँ देखिए ए सी को अगर मैं बी सी के साथ देखूँ तो अभी हमने देखा था ये हमारा एक्स अपॉन वाई था, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स अपॉन वाई। और ए सी को अगर मैं ए बी के साथ देखूँ, देखिए ए सी को ए बी के साथ देखें तो जेड अपॉन वाई है, तो ये जेड अपॉन वाई भी हो जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक वाई से एक वाई कट गया, यहाँ बचा एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड अपॉन वाई, ओके। हमें क्योंकि अपॉन में चाहिए था वैल्यूज, तो इसको अपॉन में ले आता है, तो एक्स प्लस जेड के अपॉन में एक्स जेड आ गया, क्योंकि साथ में लिखे हैं, आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। इधर बचा वन अपॉन वाई। अब ये एलसीएम है, तो एक बार एक्स के साथ एक्स जेड, एक बार जेड के साथ एक्स जेड, एक्स से एक्स कट गया और यहाँ जेड से जेड कट गया, बस को आगे पीछे लिखा हुआ है, तो वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन अपॉन वाई आ गया, ठीक है। आगे लिख लीजिए इसको बस, ठीक है। तो ये इसको ऐसे करना था, तो ये था इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको कह रखा था बी पार्ट में कि ट्राइंगल है हमारा, ये भी आपका बुक का था, ये जहां तक है बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और वो भी इसमें इजी वाला पार्ट दिया है, क्योंकि आपके बुक में एक क्वेश्चन है 12 और एक 14 है शायद, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर में। तो एक तो यही है और एक ये अगला वाला था जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी करना होता था नीचे की तरफ आगे, ओके, ट्राइंगल में मीडियन की तरफ से, तो वो वाला नहीं दिया था, ये वाला दे दिया। तो जहां तक है यही अटेम्प्ट किया होगा। तो आपके पास जो ट्राइंगल था इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल था आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो साइड ए बी, बी सी और मीडियन, मीडियन क्या होता है, बीच से एक लाइन होती है, ये आपकी ए डी जो कि डिवाइड करती है बी सी को दो बराबर पार्ट में। ऐसे यहाँ पर पी क्यू, ओके, क्यू आर और एक मीडियन है इसमें पी एम, ठीक है। तो ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग था, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग था, ओके। और जो ये ए डी है वो पी एम के करस्पॉन्डिंग दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला था। आपको शो करना था कि जो ये पूरा ट्राइंगल है ए बी सी,
सिमिलर होगा पी क्यू आर के। तो देखिए इसमें क्या करना था, मैं आपको दे रखा है कि जो ए बी है वो पी क्यू के साथ और बी सी क्यू आर और लास्ट में जो आपका ए डी है वो पी एम के, ये सारे के सारे हमारे गिवन है, ये प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ बता रखा है प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया गिवन में। अब आ जाते हैं आगे, आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें मीडियन कवर हो रहा है, चाहे उधर साइड वाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। देखिए ए बी और पी क्यू वो दिया ही है क्वेश्चन में, ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, तो बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है और ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी तरीके से हमें ये बड़ी वाली जो साइड है ये वाली, इनको इतना आधा कर दिया जाए तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो बी डी है वो हाफ है बी सी का, बिकॉज ये जो इतना पार्ट है ये मीडियन इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ओके, क्योंकि ये मीडियन जो इसको बी सी को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ऐसे ही जो क्यू एम है वो हाफ है क्यू आर का, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम इसे। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। नाउ देखिए, अगर आप इसको हटाते हैं, ठीक है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब जब आप इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो ए वन अपॉन टू बी सी की जगह आप लिख देंगे बी डी और वन अपॉन टू क्यू आर की जगह लिख देंगे क्यू एम। तो जो आपके पास बचेगा वो ऐसा आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। अब आप ट्राइंगल को देख सकते हैं, वन पी क्यू मिल गया। ओके, यहाँ पर ए डी और पी एम मिल चुके हैं, और बी ये वाली साइड जो बी डी है और ये क्यू एम है ये भी मिल चुके हैं। तो आपके पास जो इतना वाला पार्ट है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, कौन सा, ए बी डी और पी क्यू एम ये सिमिलर आ चुके हैं बाई साइड तो बाई साइड ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर आ गए ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं तो हमें पता है बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, तो आपके एंगल इक्वल आ जाते हैं। तो एंगल कौन सा करस्पॉन्डिंग है, बी वाला एंगल जो है वो बराबर जाएगा क्यू वाले के, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू। हमें एक चीज चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। अब बस आपको इसको बता देना है क्या, कि जो आपका ट्राइंगल था ए बी की साइड पी क्यू के साथ थी, बी सी की साइड क्यू आर के साथ थी, मीडियन चाहिए नहीं क्योंकि अब पूरे ट्राइंगल की अब बात हो रही है, ठीक है, हमें ये सिमिलर करने थे, और एक एंगल आ चुका है बी बराबर क्यू। तो बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि इनके बीच में कवर हो रहा है ना एंगल, ये वाली साइड के बीच में एंगल कवर हो रहा है, तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये इस तरीके से करना था। ओके, तो काफ़ी इजी था ये भी, आप इसकी प्रैक्टिस करके गए होंगे तो अच्छी बात है। ओके, ये ऐसे करना था। लास्ट क्वेश्चन का देखें, ये आई होप सभी ने किया होगा, ये भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, आ सकता है। इसमें क्या कर रखा था, एक आपके पास इन्वर्टेड कोन था, ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ था। ओके, पूरा का पूरा ब्रिम तक, ब्रिम मतलब होता है ऊपर पूरा नेक तक भरा हुआ है। ओके, इसकी जो हाइट है वो 8 दे रखी थी, तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर थी हाइट, और जो टॉप था उसका रेडियस ओपन था, ये उसका टॉप का जो रेडियस था वो था आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल डाल थे, ठीक है, उस स्फेरिकल बॉल का जो डायमेंशन था वो दे रखा था 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस। अब जो n नंबर ऑफ बॉल डाले थे तो उसमें क्या होता, 1/4 वाटर क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था कि हमें पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, ओके, या नॉर्मली अगर हम पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो कितना पानी बाहर आता है या उसका लेवल कितना ऊपर होता है, जितना उन जो चीज़ डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी होती है, उनका वेट होता है, ठीक है, तो उनके जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग पानी उतना बाहर आ जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमें पता था कि n मल्टीप्लाई होगा छोटी चीज़ से, छोटा कौन है, स्फेरिकल बॉल, उनका वॉल्यूम बराबर किसका वॉल्यूम, किस में से पानी बाहर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो कोन का वॉल्यूम लेना था, लेकिन पूरा पानी बाहर थोड़ी आ रहा है, पूरा अगर बोलते तो पूरा रखते, लेकिन 1/4 ऑफ वाटर जितना बाहर है, तो n 4/3 इसका होता है पाई आर क्यूब, और 1/4 इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वैल्यू रख देनी थी, पहले इसको पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 नहीं करना था क्योंकि ये ऊपर है और नीचे है, तो n इंटू 4, r की वैल्यू 0.5 है, 3 बार लिख दिया। ओके, और बराबर में 1/4
इधर आर है आपका 5 और हाइट है ये 4 से कट गया 2 टाइम्स। कुछ चीज़ें यही सॉल्व कर सकते थे आप पॉइंट हटा के, ठीक है, चाहते तो ये 5 2 और 5 2 ओके, 2 से कट गया 2 टाइम्स, ये भी कट गया 2 टाइम 1 टाइम्स, बचेगा सिर्फ n इंटू 1/2 बराबर में आपका 5 इंटू 5 2, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 5 5 और एक 2। अब डिवाइड का जो 2 है वो ऊपर आएगा, तो 5 5 से 25, 25 2 50 और फिर 2 एक और आ गया, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 बॉल्स आ जाएंगी। ओके, इसको हमने सॉल्व कर रखा था और हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका 100 आंसर आएगा। तो ये था आपका सेक्शन डी का आंसर। ओके, बाकी हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप जरूर पूछिए, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताया जिससे कि आप अपने आंसर्स मैच कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमें, अपने छोटे भाई बहन जो अब 10th में आएंगे उनके लिए जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उनको जरूर बताइए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।